नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं शाहजहांपुर का, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनते हैं। सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर दो बार, 1 महीने से अधिक है 3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु, इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपदा के इस समय में डबल इंजन की सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ में है। हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ये सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हर पीड़ित परिवार के साथ में उनके सहयोग करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं भी आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ यहाँ पे कार्य करेगी और आपको हर संभव सहायता भी करेगी। यहाँ पे बचाव के लिए भी, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले ही यहाँ पे कलान तहसील में प्रतिवर्ष जो बाढ़ के कारण समस्या खड़ी होती थी, 1200 मीटर के एक कन्वर्ट, और इसके लिए भी हम लोग, मैंने उनको, विभाग को आदेश दिया है कि वे पूरी कार्य योजना बना करके भेजें और इसका स्थायी समाधान का रास्ता हर हाल में निकलना चाहिए, जो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से लोगों को बचाया जा सके। आप सबको मैं इस अवसर पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाढ़ की इस त्रासदी से हम सब समयबद्ध तरीके से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद। शाहजहांपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी रामचरितमानस के दोहे को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी रामराज पर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज को लेकर ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए लिखा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म बताया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता है, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या
है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ। यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब पार्टी के लिए वोट देने के लिए मजबूर करती है? कि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है क्योंकि ऊंची जात का है, और द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ ये बर्ताव होता क्या? ये हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये बयान स्वामी प्रसाद की ओर से दिया गया, लगातार वो अनर्गल बयान देते रहते हैं, अब इस बयान के बाद क्या एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिलने वाला है? देखिए, भारतीय समाज बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है और इस तरह की घटिया और विभाजनकारी मानसिकता के लोगों को पहचान भी चुका है। इसीलिए विभाजनकारी लोग आज भारत की राजनीति में हाशिए पर खड़े हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सोरोस के पैसों पर पलने वाला विपक्ष, जो मणिपुर में दंगा कराता है, हिंदू धर्म में जाति जाति में भेद कराने का कुत्सित षड्यंत्र रचता है, उसके एजेंट के रूप में घूम रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ही इस तरह के कुत्सित लोगों को करारा जवाब देगी। भारतीय समाज एकजुट है, 140 करोड़ की जनता किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं चाहती और इस तरह की राजनीति के दिन लग चुके हैं। जब 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष पहले या फिर दक्षिण में तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट को लेकर के जिस तरीके से खड़ा किया गया, आज तमिलनाडु में क्या स्थिति है? आज द्रविड़ मूवमेंट को खड़ा करके वहां पे विभाजन किया गया समाज का। आज वो समाज फिर एकजुट होने के लिए व्याकुल है, एक दूसरे को गले लगाने के लिए व्याकुल है। और इस तरह का व्यक्ति जो राजनीति में घूम रहा है, इतने लंबे समय से अनुभवी है और वो सरेआम समाज को बांटने का और खतरनाक खेल खेल रहा है, ऐसी बात है तो अपने नाम के आगे से स्वामी हटा देना चाहिए, मौर्य हटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे सिरमौर है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे प्रतिमान है इस देश के, तो क्यों उनका नाम लेकर के रखे हुए हैं? ये सारे हिंदू उनको पूछते हैं, उनके प्रतिष्ठा के केंद्र में है। स्वामी शब्द कहां से आता है? ये भारत में अयम निज परिवे तो गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत कहता है कि बड़े दिल से पूरे विश्व को, पूरे वसुधा को अपना परिवार मानो, वैसे में ये विष घोलने का काम, जहर खोलने का काम इस तरह के खतरनाक नेता करते हैं। लेकिन आज समाज बहुत ऊपर उठ चुका है, समाज एक दूसरे से इंटैक्ट है। समाज ही क्यों, पूरा विश्व, पूरी धरा जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है, कहीं से कोई विभाजन नहीं कर सकता। और इस तरह के लोग अभी भी उसमें अपने खतरनाक राजनीतिक संभावना तलाश रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए ये परेशान है। दरअसल राजनीतिक जीवन इनका खतरे में है। ये डायलिसिस पे और कोमा में चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, इसलिए इस तरह के खतरनाक बयान दे रहे हैं, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। जनता इसका स्वयं जवाब देगी, आप देखिएगा। वहीं गौरव जी, इस तरीके से एक महासचिव की ओर से, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनकी ओर से इस तरीके की बयानबाजी करना, अब आगामी यहां पर घोसी में उपचुनाव है, क्या उस तरीके से ये चुनावों पर भी इस तरीके के बयान असर डालते हैं? क्योंकि एक कुंठित विचारधारा एक पूरे समाज को असर करती है। देखिए, देश में 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय खोले गए, बनाए गए।
पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक घर बनाए। आप बताइए कि ये कौन लोग थे, किस जाति के लोग थे, किस समाज के लोग थे, जिसके लिए ये लोग जाति करते हैं, जाति के आधार पर अपनी पार्टी बना लिया, महल बनवा लिया और एक ही परिवार को सत्ता के शिखर पे पहुंचा दिया और करोड़ों अरबों का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला करके और उनके ऊपर काबिज रहे। क्या उनका समाज ऊपर उठ पाया? नहीं उठ पाया ना। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, आज इसके मंत्र ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र ने, आदरणीय मोदी जी के प्रयासों के कारण उन गरीबों को छत मिली जो पीढ़ियों से, जिनके घर छत के नहीं थे, जो छप्पर में रहते थे, आज इनको राष्ट्रपति मुर्मू याद आ रही हैं। कभी इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? देश में कभी कोई दलित आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन पाई थी क्या? जब कांग्रेस का एक नेता उनको राष्ट्रपत्नी कह करके अपमानित करने का काम करता है तो उसका विरोध किया था इस व्यक्ति ने? कभी नहीं किया। आप सोच समझ सकते हैं कि देश की, प्रदेश की जनता को किस तरीके से उनके अंदर, उनके दिल दिमाग में एक विष घोला जाए और उसमें अपनी राजनीति किया जाए। आप देखिए, इसी कारण से ऐसे लोगों के ऊपर, यद्यपि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन समाज तो अपने तरीके से चलता है और विरोध करता है और इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस गली से गुजर रहे हैं उस गली में इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगा करके आज वो कहीं जाता है अपने गांव में, उसको वोट नहीं मिले, इनकी भी वही स्थिति होगी। आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी अपना समय देने के लिए। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से एक विवादित ट्वीट सामने आया जहां पर वो ब्राह्मणवाद को लेकर विवादित बोलते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, युवा देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि युवा देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। मैं उन्हें इस अमृत काल में भारत की जनता का अमृत रक्षक कहता हूं। देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए
रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त नारेबाजी देखी गई। स्पीकर ने कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम मनोहर लाल ने एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी थी। कहा, नीरज ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा के साथ देश का नाम रोशन किया है। सीएम खट्टर ने नीरज चोपड़ा और उनके परिवार को भी बधाई दी। एक समाचार पूरे सदन के लिए मैं बताना चाहता और मुझे लगता है कि सदन जरूर उसमें भागीदार होगा। वैसे तो देश अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण विश्व में अपना एक डंका ये बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही उस प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सभी खिलाड़ियों के हरियाणा सरकार हमेशा उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ संभव सहायता है उनको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। नागौर जिले के डीडवाना को नवसृजित जिले का जिला मुख्यालय बनने की सौगात के बाद अब क्षेत्र को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की एक और बड़ी सौगात मिली है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की अमृत योजना के जरिए दूरदराज के इलाकों में जहां सरकारी कनेक्शन की पहुंच नहीं थी, अब योजना के जरिए उन इलाकों में भी रहने वाले लोगों की प्यास बुझेगी। आपको बता दें कि डीडवाना के शहरी क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों में अब तक जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन नहीं डाली गई थी और इस कारण लोगों को पेयजल की व्यवस्था में परेशानी हो रही थी और लोगों को टैंकर या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शहरी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में भी विभाग की ओर से पाइपलाइन डालकर उसके जरिए पेयजल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है।
इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले की 9 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। बता दें कि मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है और कठोर कार्यवाही पर विश्वास रखती है। यही कारण है कि दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत मानव तस्करी के शिकार बच्चे और बच्चियों को मुक्त कराकर उनके जिलों में पुनर्वासित किया जाता है। इसका टोल फ्री नंबर 10582 है, जो 24/7 कार्य करती है। ग्रेटर नोएडा में बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस और चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों पर चैन लूट के 70 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। कन्नौज में सावन के अंतिम सोमवार शिव मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। बता दें कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर महादेव के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया, तो वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखे गए। पवित्र श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। ऐसे में प्रयागराज के शिवालयों में शिव भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। यमुना तट स्थित मन कामेश्वर महादेव के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव भक्त लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीजें अर्पित कर रहे हैं। कोई बेलपत्र, धतूरा, फूल अर्पित कर रहा है, तो कोई भगवान भोलेनाथ को दुग्ध अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहा है। हर कोई आज के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आ रहा है। वहीं श्रावण का आखिरी सोमवार होने के चलते शिव भक्तों के भारी हुजूम को देखते हुए शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हरदोई के भावपुर गांव में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि पंचाल घाट फर्रुखाबाद जल भरने के लिए जा रहे थे, तभी हादसे में लगभग 1 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएससी शाहबाद भेज दिया है। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह ग्रामीणों को सोलर लाइट लगवाए जाने का आश्वासन देते हुए नजर आए। खबर उन्नाव से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। बता दें कि केमिकल गर्म करते समय यह घटना हुई, साथ ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान श्रमिकों ने फैक्ट्री से बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के मसवासी गांव का है। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें हरदोई के एक व्यापारी की जलकर मौत हो गई। व्यापारी का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। साथ ही इस मौके पर हरदोई सांसद जयप्रकाश रावत ने डीएम, एसपी के साथ मृतक व्यापारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद जयप्रकाश रावत ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। खबर हरदोई से, जहां पर सांसद जयप्रकाश ने पीड़ित परिवार की सहायता की। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की हार्दिक मदद की गई है। आपको बता दें, तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें हरदोई के एक व्यापारी की जलकर मौत हो गई थी। व्यापारी का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। साथ ही इस मौके पर हरदोई सांसद जयप्रकाश रावत ने डीएम, एसपी के साथ मृतक
व्यापारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। इस दौरान हादसे में व्यापारी की जलकर मौत हुई थी, जिसके बाद से डीएम और एसपी के साथ सांसद जयप्रकाश उनके परिवार से मिलने पहुंचे। शिव जी का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयोग भी बना था। पवित्र श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। इसी बीच देश के कोने कोने में मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की है। वहीं दूसरी तस्वीर में दिल्ली के चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में पूजा की है, जहां भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी तस्वीर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।